हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले कि आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आप अपनी नोटबुक, पेन और बुक अपने सामने रखें, ठीक है ना। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम अपनी 12th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक यानी एनसीईआरटी वाली बुक के टॉपिक मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, कि किसी भी मैट्रिक्स पर ट्रांसफॉर्मेशन यानी ऑपरेशंस किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। देखिए, इसकी सहायता से, ठीक है ना, हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो है क्या चीज एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या हम इसे कहें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है क्या चीज? देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में उसमें अपन 6 ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 6 ऑपरेशंस कौन से हैं? तो देयर आर 6 ऑपरेशंस। इन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कौन से 6 ऑपरेशंस होंगे उनके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। ऑफ ए मैट्रिक्स नंबर 1, जो 6 ऑपरेशंस हैं इनमें से 3 तो होते हैं 3 फॉर रोज, 3 तो होते हैं 3 फॉर रोज, और 3 होते हैं किसके? 3 फॉर कॉलम्स, ठीक है ना। 3 रो के होते हैं और 3 ही कॉलम्स के होते हैं। टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 6 ऑपरेशंस हो गए, ठीक है ना, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन। विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो 6 ऑपरेशंस होते हैं 3 रो के होंगे और 3 कॉलम्स के होंगे। अब 3 रोज के और 3 कॉलम्स के कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सपोज करते हैं कि ये कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। 5 2 3 1 0 4, ठीक है ना, 7 6 और ये फिर 2। ये कोई 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अब इसमें आपको सबको पता है, आप सभी को ये चीजें जानकारी है कि ये 3 इसमें रोज होते हैं, R1 R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। ये क्या हो गया? C1 C2 C3। ये मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिया है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये 3 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं, टोटल मिलाकर के 6 हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। अभी अगर मैं कोई दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए 2x2 का ले लेता हूं, ठीक है, ये 2x2 का है और इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है ना, ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। अब चाहे 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का मैट्रिक्स हो, किसी भी मैट्रिक्स में हम 6 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, 6 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 6 ट्रांसफॉर्मेशन में से 3 तो होंगे अपने रोज के और 3 कौन से होंगे? कॉलम्स के होंगे। इसीलिए चूंकि इसमें रो और कॉलम की हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए चूंकि इन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको कह देते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस,
ठीक है ना। अब कैसे कैसे हम किस किस तरीके से इनका यूज करते हैं, या ये जो 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट क्या है, पहला इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, ठीक है ना। दोनों के हम साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, मतलब रो की भी साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, कॉलम्स की भी साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होगी अलग से फिर पढ़ना कि भाई 3 अपन रो के पढ़ेंगे, 3 कॉलम के पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, किन्हीं 2 रोज या कॉलम, रो या कॉलम, ठीक है ना, आपस में हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज कर सकते हैं तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करेंगे हम, तो अगर रोज है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, RIRJ, यानी ये रो के लिए है, ठीक है। मतलब यह है कि किसी मैट्रिक्स की किन्हीं 2 रो को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, जैसे पहली रो को सेकंड से, या पहली रो को थर्ड से, या पहली रो को सेकंड रो को थर्ड से, मतलब 3 तरीके से। अगर 3/3 की हम बात करें, 3/3 के लिए हम बात करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ith जो रो है उसे jth रो से चेंज कर सकते हैं। तो इसे देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं, R1 को आप R2 से चेंज कर सकते हैं, है ना, या फिर आप कौन से लगा सकते हैं, R2 को R3 से चेंज कर सकते हैं। ये साइन है, यानी इस साइन का जो दोनों साइड का साइन है ना, जैसे बोथ इंप्लाइज में पढ़ते हैं सेम वैसा ही है कि R1 की जगह तो हमें R2 के एलिमेंट्स लिखने हैं और R2 की जगह हमें R1 के एलिमेंट्स लिखने हैं। इसका मतलब यह है कि R2 के एलिमेंट्स की जगह पर अपन R3 के रखेंगे और R3 की जगह R2 के रखेंगे, और तीसरा कौन सा लगा सकते हैं, R1 R3, राइट। अच्छा, अगर यही कॉलम के लिए होता तो कॉलम के लिए कौन कौन से लगा सकते थे हम, CICJ, यानी ith कॉलम को jth कॉलम से चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी कौन सी 3 हो जाएंगी, अगर 3/3 है तो, ठीक है ना। C1 को हम आपस में C2 से चेंज कर सकते हैं, या फिर हम C2 को C3 से चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, C1 को C3 से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी देखेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए 2/2 का है तो फिर 2/2 में तो क्या कर सकते हैं हम, R1 को R2 से चेंज कर सकते हैं, या फिर R2 को R1 से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अगर बात करें हम 2/2 की, तो R1 को R2 से चेंज कर सकते हैं और C1 को C2 से चेंज करते हैं। अच्छा चलिए अपन चेंज करते हैं, ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है A, ये 3/3 का है, इसमें मैं एक ऑपरेशन यूज करता हूं R1 R2, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, इसका मतलब यह है कि R1 को तो हम R2 की जगह लिखेंगे और R2 को हम किसकी जगह लिखेंगे, R1 की जगह लिखेंगे। तो लिख दीजिए 104, ठीक है, 523, ठीक है, 762, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें भी बहुत काम आनी है ये प्रॉपर्टीज, इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। बहुत आसान है, 1-2 बार हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत इजी है, ठीक है ना, इनको समझना बहुत इजी है। तो हमने इसको R1 और R2 को चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि नहीं नहीं सर ने तो R1 और R2 को आपस में चेंज किया, मैं तो कॉलम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बिल्कुल लगाइए आप। मान लीजिए इसमें, ठीक है ना, इस वाले में आप C2 को C3 से चेंज करते हैं, C2 को किससे चेंज करें हम, C3 से, ठीक है। तो C2 कौन सा है, C2 ये है, ये C3 है, यानी इसके सभी एलिमेंट्स C3 की जगह आ जाएंगे और इसके सारे एलिमेंट्स C2 की जगह आ जाएंगे। चेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई,
तो फर्स्ट कॉलम तो कोई चेंज ही नहीं है, 157। ठीक है, अब C2 और C3 को हम चेंज कर रहे हैं, तो C2 की जगह, C2 के सारे कॉलम जो एलिमेंट्स हैं C2 कॉलम के, उनकी जगह C3 कॉलम के एलिमेंट लिख दीजिए 4 3 2 और यहां C2 0 2 6। तो इस तरीके से हमने C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये अपना फर्स्ट ऑपरेशन है। क्या है? जो 6 3 4 रोज और 3 4 कॉलम्स में से एक ही आ गया, एक रो की हो गई, कि हम किसी मैट्रिक्स की किसी ith रो को jth रो से आपस में चेंज कर सकते हैं, या कॉलम में ith कॉलम को jth कॉलम से चेंज कर सकते हैं। और 3x3 में 3x3 का मैट्रिक्स है अगर हमारे पास, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो यही होंगी कि हम R1 या R2 को आपस में चेंज कर सकते हैं, R2 को R3 से चेंज कर सकते हैं, या R3 को R2 से, बातें की है, R1 को R3 से या R3 को R1 से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से 3 कॉलम्स के कौन से होंगे? C1 को C2, C2 C1, C2 C3 और C1 C3। ठीक है, बात आई समझ में? नोट कीजिए। सेकंड क्या है? फर्स्ट तो ये था कि हम किसी भी रो को, किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या आप किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। यानी मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स में, उसकी किसी भी रो में किसी नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे रो हो और चाहे कॉलम हो। लेकिन इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने का तरीका है जैसे कोई सी भी ith रो, R1 R2 R3, ठीक है ना, तो हम Ri से लिख देते हैं। इसमें मान लीजिए नॉन जीरो नंबर कोई भी 1 2 3 4 5 6 7, अब ऐसे कहां तक लेंगे? तो हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी ले ली के Ri, राइट। अगर ये तो रो की हो गई, कॉलम की हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से Ci में भी किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी यानी नॉन जीरो नंबर, उसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपने सामने है, मैं करता हूं इसमें मल्टीप्लाई। तो चलिए मैं रो में करता हूं, ठीक है ना, और सेकंड रो में करता हूं R2 में। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करूं? 3 का कर दूं? चलिए 3 का करते हैं। आप और भी किसी नंबर का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? अच्छा लिखा कैसे है देखिए, R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3R2। अगर यहां R1 होता तो यहां R1, यहां R3 तो यहां R3, यानी जिस रो में आप करना चाहते हैं या जिस कॉलम में, ठीक है, कॉलम में भी अभी करके बताएंगे, देखेंगे। तो देखिए हमने सेकंड रो में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो एज इट इज आएंगे। सेकंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 1 जा 3 0 और 3 4 जा 12। थर्ड में कुछ नहीं कर रहे तो मत करिए, 7 6 2। आई बात समझ में? अच्छा, अब मान लीजिए मुझे कोई रिजल्ट निकालना है जो पूछ रहा हो क्वेश्चन में, और उसके लिए मुझे कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए किस कॉलम में करें? फर्स्ट कॉलम में ही करते हैं, ठीक है, और एक छोटे से नंबर 2 से। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है? 5 3 7, ये एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। करिए, कितना आता है? 2 का 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। और इसमें कुछ किया नहीं है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मत करिए, राइट। ये है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, यानी अपनी कितनी हो गई? 3 में से 2 तो रो की हो गई, कौन सी हो गई? एक तो इंटरचेंज करना, किन्हीं 2 रो को अपन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना, या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 तो वो हो गई। 2 कौन सी हो गई? कि किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में हम नॉन जीरो नंबर से, ध्यान रखिए नॉन जीरो नंबर से, आप जीरो से मत कर देना,
नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये किया है हमने रो में और ये किया है हमने कॉलम में। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर आई, अगर ith रो में, चाहे वो रो कोई सी भी हो, अगर फर्स्ट है तो R1 हो जाएगा, सेकंड है तो R2 हो जाएगा, थर्ड है तो R3 हो जाएगा। RI जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो है ना K इज नॉन जीरो, जीरो नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम के लिए भी CI यानी ith कॉलम में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, K का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, नोट कीजिए। हाँ जी, थर्ड क्या है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। इससे पहले अपने 4 ऑपरेशंस हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं, एक तो इंटरचेंज द रो एंड कॉलम्स, म्यूचुअली इंटरचेंज, ठीक है ना। दूसरा क्या था कि किसी भी ठीक है ना, और दूसरा क्या था कि किसी भी रो और कॉलम में हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इस वाले ऑपरेशन को अप्लाई करने में गलती कर जाते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, क्या है कि एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है ना, ऑफ एनी रो और कॉलम, the corresponding elements of any other row columns by any non-zero number। मतलब क्या है, मतलब यह है कि किसी भी रो में किसी नॉन जीरो, अच्छा रो जब मैं कह रहा हूं तो आप ये भी समझें कि कॉलम्स की भी बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें और किसी अन्य रो में प्लस करें, ठीक है ना, या अन्य कॉलम को कॉलम में, रो की बात करेंगे तो रो की प्रॉपर्टी होगी, कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, इसको पहले लिखने से अच्छा चलिए पहले ये देखते हैं कि डिनोट कैसे करते हैं, बस इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। जैसे रो की बात करें तो RI, आपको लग रहा है कि मुझे फर्स्ट रो में या सेकंड रो में या थर्ड रो में या मतलब ith रो में कोई पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर रिजल्ट लेकर के आना है, ठीक है। और आपको लगता है कि मुझे यार सेकंड में या थर्ड रो में या कोई अन्य रो में, है ना, किसी का मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं तो वो रिजल्ट आ जाएगा। या कॉलम की बात करें तो RI में, सपोज करिए RI में आप लगाना चाहते हैं तो RI प्लस K जो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है ना, नॉन जीरो नंबर वी कैन से K, ठीक है। और मान लीजिए जेथ रो में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर कॉलम की बात करें तो CI प्लस K CJ, अच्छी तरह से समझ लेना इसको, देखिए ध्यान से। RI में अप्लाई करेंगे अपन तो जो वैल्यू मतलब RJ में K का मल्टीप्लाई करके, RJ में जेथ रो में K का मल्टीप्लाई करके ith रो वाले को प्लस करेंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी उसे आपको RI में लिखना है, या इसी तरीके से कॉलम की है, ठीक है। अच्छा ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो लिखा है, ठीक है ना, ये RI है तो RI यहां आएगा, देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, इसमें भी कॉलम में भी सेम है दोनों। जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रो या जिस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे वो यहां आएंगे, ठीक है ना। इनके साथ कभी भी हम मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके नहीं लिखेंगे, बात आई समझ में। और ये दोनों सेम होंगे, मल्टीप्लाई दूसरे में करेंगे, वैल्यू कहां आएगी, वैल्यू इनमें आएगी, RI और CI में। कैसे, देखिए ये है, इसको करते हैं अपन, ठीक है। अब सपोज कीजिए मुझे R2 में कोई रिजल्ट लाना है, ठीक है, तो मैं R2 में कोई प्रॉपर्टी लगाता हूं, और क्या लगाता हूं, अब देखिए यहां मैंने अगर R2 लिखा है तो यहां भी R2 आएगा। ध्यान रखिए, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना है आपको। ये R2 है तो ये भी R2 होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए मुझे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है 2 का, ठीक है ना।
फर्स्ट रो में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और R2 में प्लस करना है, तो वैल्यू किस में आएगी? वैल्यू इसमें आएगी R2 में। कैसे? देखिए, A इज इक्वल टू चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो, फर्स्ट रो में तो कुछ लगा नहीं रहे अपन, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ऐसे ही आ जाएंगे 5 2 3, ठीक है। अब सेकंड रो में हम क्या कर रहे हैं? सेकंड रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई करके उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है R2 के, उनमें प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए R1 ये है 2 का मल्टीप्लाई, 2 5 10, 1 को प्लस करिए, 10 + 1 कितना हो गया? 11, यहां लिखेंगे 11। बात समझ में आई? कैसे कि 2 ये 1 है, देखो 1 + 2 × 5 कितना हो गया? 11 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए, R2 कितना है? 0, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें? R1 में। R1 कितना है? 2 है, कितना आ गया? 4 आ गया। बात समझ में आई? अच्छा, थर्ड में एलिमेंट देखिए, 4 + 2, इसके R1 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, कितना हो गया? 10 हो गया। 3 2 6 + 4 10, ठीक है। अब थर्ड में तो हमने कोई प्रॉपर्टी लगाई नहीं है ना, 7 6 2 में कोई R3 में नहीं है, तो फिर अपन इसको ऐसे ही लिख देंगे 7 6 2, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार रो से नहीं आ रहा, मैं तो कॉलम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो इसमें ही हम आगे एक कॉलम की भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। और इसमें R2 में लगाया ना, तो अब आप बताइए किस में लगाते हैं? C3 में लगाते हैं। चलिए, C3 में लगाया हमने, C3 प्लस इसी में लगा देते हैं 3C2। अब आप ये मत समझना कि ये 2 और ये 3 ले चल रहे हैं, 2C2 लगा देते हैं। चलिए, जैसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से अपन करेंगे। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम में तो कुछ किया नहीं अपन ने, तो 5 11 7, ठीक है। सेकंड कॉलम में भी कुछ नहीं किया है। देखो, ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी यानी ऑपरेशन हम C3 में लगा रहे हैं, तो वैल्यू जो चेंज होंगी वो C3 की चेंज होंगी, यानी जो एलिमेंट्स C3 के हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है? 2 4 6 2 4 6। अब देखिए, अब क्या करना है? C3 में मतलब ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो क्या लगा रहे हैं? 2C2 + C3, यानी C2 में, C2 के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, C3 का एलिमेंट कितना है? 3 है ना, यहां लिख देता हूं 3, ठीक है। अच्छा, कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वो C2 में कितने का मल्टीप्लाई है? 2 का, और C2 2 है, तो 2 × 2 कितना आ गया? 7, यहां आ जाएगा 7। सेकेंड एलिमेंट कितना है? 10। C2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 का, 2 लिख देता हूं मैं, C3 + 2C2, ठीक है। अब 2, अब इसका एलिमेंट कितना है? C2 का 4, कितना हो गया? 18 लिख दीजिए यहां। अच्छा, थर्ड 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले में 6 में 2 का मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 6 2 12 + 2 14, ये आ गया 14। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो में मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में प्लस किया जा सकता है। वही तो है, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर से, ध्यान रखिए, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। आई बात समझ में? इस तरीके से हमारे 6 ऑपरेशंस हो गए। कौन कौन से हो गए? इंटरचेंज एनी रो और कॉलम, किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम्स को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। उसमें एक रो की होगी, एक कॉलम की हो गई, ठीक है। दूसरा क्या था कि किसी भी रो या कॉलम में, जैसे रो की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो किसी भी रो में किसी नॉन जीरो एलिमेंट से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कॉलम है तो किसी नॉन जीरो नंबर से कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 वो हो गई, यानी टोटल कितनी होगी? 4, ठीक है। अब थर्ड रो की क्या है कि किसी रो में, ठीक है ना, किसी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरी रो में
के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में प्लस किया जा सकता है, और सेम यही कॉलम के लिए है। तो टोटल कितनी हो गई? 6 ऑपरेशंस। इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर बेस्ड यानी मतलब डिटर्मिनेंट में भी हमें इनका इस्तेमाल करना है, और पूरी एक्सरसाइज 3.4 जो करेंगे उसमें भी आपको इन सारे ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नोट कीजिए। तो देखिए अब है इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं? अभी आपने ध्यान है, हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे, और 6 थे, 3 रो और 3 कॉलम्स के। क्या क्या थे? ये थे कि किसी भी रो या दूसरी कॉलम से वो दूसरी रो से इंटरचेंज किया जा सकता है। सेम यही उसके लिए था, कॉलम के लिए CI और CJ, यानी ith कॉलम को jth कॉलम से इंटरचेंज, म्यूचुअली इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या था कि किसी भी रो में या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही था। सेम कॉलम के लिए भी था यही, है ना। कितने हो गए? 4। और तीसरा ये था कि हम किसी रो में, ठीक है ना, किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस किया जा सकता है, और यही था कॉलम के लिए, जिन्हें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। ये 6 जो ऑपरेशंस हैं इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब क्या है? अब ये है कि देखिए, मान लीजिए कोई 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, एक A है, चलिए मैं लिखता हूं 3 5 6 2 4 0 1 0 और 3, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, कौन सा है? 6 0 3 5 4 0 3 2 1, ये है। अब अगर, ठीक है ना, इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स से, यानी ये ऑपरेशंस अप्लाई करने पर मैट्रिक्स ए से अगर हम मैट्रिक्स बी को प्राप्त कर लेते हैं, बात समझ में आ रही है कि मैट्रिक्स ए जो हमारे पास दे रखा है और हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये जो 6 हैं उनको अप्लाई करें, ठीक है ना, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना, अप्लाई करें और हम दूसरा मैट्रिक्स बी प्राप्त कर लेते हैं, तो ए और बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी क्या है? 2 मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ one can be equivalent if one can be obtained from the other by a sequence of elementary operations, ठीक है ना। if A and B are equivalent then we write A equivalent B। कैसे? देखिए, अब देखिए मैं एक ऑपरेशन इसमें अप्लाई करता हूं। मैं R1 की और R3 के जो एलिमेंट्स हैं, रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, यानी पहला ही ऑपरेशन लगाता हूं, ये यहां पर और इसके एलिमेंट्स यहां, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई? 603 ऊपर पहुंच जाएगा। 5, अब सेकंड में तो कुछ किया नहीं है, ध्यान रखिए। अब ये ऊपर पहुंचा, ये थर्ड की जगह आ गया, यानी थर्ड रो तो फर्स्ट रो की जगह पहुंच रही है, और फर्स्ट रो कहां आ रहा है? थर्ड रो की जगह। तो सेकंड में तो कुछ किया ही नहीं है। 5 4 0 और 3 2 1 किसके इक्वल आ गया? बी आ गया। ये बी है या नहीं है? देखो दोनों एक ही है। इट मींस ए और बी कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। बात समझ में आई? ठीक है ना। अच्छा देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि केवल ऐसा नहीं कि R1 और R3 को ही चेंज करके अपन लगा सकते हैं। किन्हीं जो
ये 6 ऑपरेशंस दे रखे हैं, 1 2 3 1 2 3, है ना, इनमें से किसी को भी, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब है, अब इनवर्शिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्शिबल मैट्रिक्स क्या होता है और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, सपोज कीजिए कि ये 2 मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है ना, स्पेस थोड़ा सा कम है, 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, कौन सा, 3 2 10 7, 3 2 10 7, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, और ये सपोज कर लीजिए कौन सा है, 7 -2 -10 3। ये 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। A इज इक्वल टू है 3 10 2 7 और B इज इक्वल टू 7 -10 -2 3। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के हैं, यानी ये 2/2 का है तो ये भी कैसा है, 2/2 का है, ठीक है। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई मैं यहां करता हूं AB, कितना आएगा, 3 2 10 7, ठीक है। B को लिख दीजिए 7 -2 और -10 3, ये लिख दिया मैंने, राइट। अच्छा, अब क्या है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको पता है रो इनटू कॉलम मेथड से करते हैं। कौन से मेथड से करेंगे, रो इनटू कॉलम से, ठीक है ना। यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में तो रो वाइज चलेंगे और सेकंड वाले में चलेंगे कॉलम वाइज, रो इनटू कॉलम मेथड, ठीक है। देखिए 3 का 7 से, 3 7 जा 21 प्लस 10 इंटू -2 -20 -20, 3 का -10 से -30, सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, और 10 इंटू 3 यानी प्लस के 30, ठीक है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 7 जा 14 और 7 इंटू -2 -14, तो 14 -14, सेकंड कॉलम से करिए -20 और 21, तो -20 प्लस 21 कितना आ गया भाई, ये आ गया 21 -21, ये 0, ये भी 0 और ये भी, ये आ गया 1, यानी AB इज इक्वल टू I आ गया, ठीक है। AB इज इक्वल टू क्या आ गया, I आ गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें या यूनिट मैट्रिक्स कहें, बात एक ही है। तब ऐसी कंडीशन में कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों और उनका हम मल्टीप्लाई करें, A इंटू B निकालें, A और B 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, A इंटू B निकाला और वो हमें I के यानी यूनिट मैट्रिक्स के, उसी ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाता है, तो ये जो B है, ये जो B है, इसे कहते हैं हम इनवर्स ऑफ A, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ A कहते हैं। और सीधी सी बात है कि A और B जो सेम ऑर्डर के हैं, अगर मैट्रिक्स A है और वो क्या है, इनवर्सिबल कब कहलाएगा, इनवर्सिबल तब कहलाएगा जब AB इज इक्वल टू I होगा, और ऐसी कंडीशन में B को हम A का इनवर्स कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू B, और तब इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, देखिए कैसे बनी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इनवर्सिबल। इनवर्सिबल कब कहलाएगा, ठीक है ना, तब इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर n सच दैट, किस तरीके से हो कि AB या BA निकालें, अगर हम BA भी निकालते हैं, ठीक है ना, BA भी निकालें और वो BA आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स A है वो इनवर्सिबल है, ठीक है ना, यानी AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू IN, वेयर IN इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। द मैट्रिक्स B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड इज डिनोटेड बाय A इनवर्स।
बी को क्या कहते हैं हम, ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे किससे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो वही चीज लिखिए, ए बी इज इक्वल टू आई, यानी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर बी जो मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है, तो जो ए मैट्रिक्स होता है वो बी का इनवर्स कहलाता है। यानी मतलब बात ये हो गई कि बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है ना। तो अपना पहला पॉइंट क्या है कि इफ B is the inverse of A, then A is also the inverse of B. That is A inverse is equal to B, then B inverse is equal to A. मतलब ये हो गया कि अगर दो मैट्रिक्स ए बी इस तरीके से हैं, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए निकालें अपन, और आई एन यानी उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर के ए और बी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में मैट्रिक्स ए इनवर्सिबल कहलाएगा, और जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स होगा, और ए जो मैट्रिक्स है वो बी का इनवर्स होगा, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी जैसे मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स बी होता है तो ये यूनिक होता है। ठीक है ना। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, राइट। दूसरा क्या है कि अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मान लीजिए ए जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बात आई समझ में, तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए रेक्टेंगुलर है और बी, चलिए दूसरा भी रेक्टेंगुलर है और मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल हो। दूसरी बात यह है कि जब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना। इसलिए ये ध्यान रखें कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसीलिए स्पेशली लिखा है, क्या लिखा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आई बात समझ में ना, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर उसका इनवर्स निकालना भी पॉसिबल नहीं होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन है, तो ए जो है वो बी का इनवर्स कहलाएगा और बी है वो ए का इनवर्स कहलाता है, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। अगली बात यह है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, हमने इनवर्सेबल मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अभी पढ़ा। ठीक है। अब बात यह आती है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, बात ये निकल करके आती है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, कि हमारे पास इसका एक वर्किंग मेथड है और उस वर्किंग मेथड के हिसाब से आपको उस तरीके से आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, राइट। ध्यान रखिए, इनवर्स मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे कि वर्किंग मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके हम इनवर्स कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का, आइए इसकी बात करते हैं। तो इस वर्किंग मेथड में क्या है, देखिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। सपोज कीजिए, या जो दे रखा है वो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर का है। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू आई ए, अपनी तरफ से लिखना है a इज इक्वल टू आई ए। ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं साथ साथ। जैसे a इज इक्वल टू है 3 2 10 7, ये है। ठीक है। ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। अब इसको जैसे जैसे हमारे पास वर्किंग मेथड लिखा हुआ है,
ठीक उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन वी राइट a इज इक्वल टू आई ए। हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू आई ए, यानी ये मैट्रिक्स, ध्यान से देखना है आपको, इज इक्वल टू आई यानी 1 0 0 1 2/2 का, लेकिन इस a को आप ऐसे ही रहने देंगे, राइट। इधर a मैट्रिक्स लिखेंगे, लेकिन इधर जो लिखा है a जो लिखा है इसको एज इट इज रखना है, केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है, ठीक है। अब आगे वो क्या कहता है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ध्यान दीजिए, बस यहां ध्यान देना है आपको, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन ए, इस ए पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। अगर आपने a इज इक्वल टू आई ए लिखा है तो, ठीक है ना, रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे कि इस जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है ना। आपको रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, यानी शुरुआत में आपने a इज इक्वल टू आई ए लिख दिया तो पूरे क्वेश्चन में शुरू से, यानी पहले स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक, जब तक ना क्वेश्चन हो नहीं जाएगा, केवल आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है ना। हो सकता है कि बीच में कहीं कोई स्टेप आ जाए और आपको एक कॉलम की ऑपरेशन लगाने पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा दो और वो तुरंत हो जाए, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको लगाना नहीं है। अगर आपने a इज इक्वल टू आई ए लिखा है तो आपको शुरू से लेकर के, यहां से लेकर के और लास्ट तक, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाएगा, हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ही अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, by using elementary row operations on a transform it into a unit matrix, हम किस में से चेंज करेंगे, हम यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, इन द सेम ऑर्डर, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन आई टू कन्वर्ट इट इनटू मैट्रिक्स बी। क्या मतलब है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए क्या है कि हम इस मैट्रिक्स में इस तरीके से एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और जो ऑपरेशन इधर इस्तेमाल करेंगे यानी एलएचएस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक वैसे ही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें हमने कोई ऑपरेशन लगाया, ठीक है ना, उसी ऑपरेशन को हम आरएचएस में लगाएंगे, आई वाले में, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा हमें, और ये जो मैट्रिक्स होगा वो बी होगा, ठीक है ना। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, इसका भी एक रूल है, एक थोड़ा सा रूल, क्या मतलब ये है कि आप इसको कुछ टिप्स याद रख करके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये है 1 0 0 1, यानी इसे तो यहां लाना है, ये जो मैट्रिक्स है इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और इसमें जब अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस तो जो भी आएगा, ठीक है ना, जो हमारा मेन फोकस है वो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको पहले, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को जिसको A11 कहते हैं, ये कौन सा है, ये A11 है, ये A12 है, ध्यान रखिए। इसको सबसे पहले आप 1 बनाने की कोशिश करें, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो एक चीज ध्यान रखो, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। अब मैं R1 में एक प्रॉपर्टी यानी ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, क्या, R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए। ध्यान है, एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि किसी भी रो में, थर्ड नंबर पे पड़ी थी कि किसी भी रो में
किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं। तो ऐड का क्या है, अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो माइनस। अच्छा, इसको अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर ने ऐड ही कहा है तो ऐड ही कहेंगे, बिल्कुल ठीक है भाई। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस -1 इंटू R2। लो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने तो ऐड कहा है, बुक में भी ऐड लिखा है तो ऐड ही कर रहे हैं, -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R1 में ऐड कर रहे हैं। चलिए कितना आया देखिए, ध्यान रखिए, R1 माइनस R2, यानी इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 3 में से 2 को माइनस किया, कितना आया 1। 10 में से 7 को माइनस किया तो 3, राइट। इसमें कुछ किया नहीं है तो 27 इज इक्वल टू। अब ये जो ऑपरेशन हमने LHS में अप्लाई किया है, साथ ही साथ RHS में, यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है RHS में, इसमें भी अप्लाई करना है। तो R1 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस करिए, 1 माइनस 0 कितना आया 1, 0 माइनस 1 -1। इनमें कुछ भी नहीं किया हमने, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए थोड़ा सा आप विचार करेंगे, सोचेंगे तो बहुत आसान मेथड आ जाएगा। सबसे पहले ये जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है यानी A11 है, इसको आप 1 बनाइए, ठीक है। ये हमने 1 बना दिया। अब इसकी सहायता से, इस विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, हम इसे 0 करेंगे, यानी R2 में प्रॉपर्टी लगानी है। R2 में कैसे लगाएंगे देखिए, अगर हम R1 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। सोचो क्या करना है, ये 2 है और ये 2 होगा तभी तो 0 होगा भाई, ये 2 है और ये 2 होगा तभी 0 होगा। अब ये 2 कैसे होगा, जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखिए, वैल्यू जिसमें लानी है आपको, जिस रो में लानी है, उस रो को हम पहले यहां लिखेंगे और ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अप्लाई करिए, चलिए कितना आया 1 3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 माइनस 2। अगर आपको देखो दिक्कत आती है तो आप लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, R2 का एलिमेंट, ठीक है, माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके कितना आया 0 आया, ये 0 लिख दिया, ठीक है। ये 7, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 में से माइनस करना है, कितना आ गया 1 आ गया, ये आ गया 1। सेम यही प्रॉपर्टी यानी यही ऑपरेशन आपको यहां लगाना है। तो 1 माइनस 1 में तो कुछ किया नहीं हमने, इसमें देखिए R2 माइनस 2R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और इसमें से माइनस करिए तो 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा -2 आ गया, ठीक ऐसे ही है ना। और इसको देखिए 1 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए, ठीक है। पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। तो देखो ये 1 0, ये 1 आ गया भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, ऐसा ही बनाना है हमें। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, 3 को कैसे 0 बनाएंगे, इससे बनेगा, है ना। तो R1 में क्या करना है, R1 में मतलब R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें। देखिए जहां लाना है यहां लाना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, उल्टा मत कर देना। अच्छा, मेन फोकस कहां है, यहां पर है अपना, कि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसमें क्या वैल्यू आती है कोई ध्यान नहीं देना है, जो भी वैल्यू है आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, जो भी वैल्यू है उसको लिखते जाइए। ध्यान हमारा कहां रहना चाहिए, LHS में रहना चाहिए कि यहां पर हमें आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए R1 माइनस 3R2, तो ये तो 0 है ना, 1 माइनस 0 1, 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 3 और 3 में से 3 गया तो 0, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ध्यान दें एक चीज कि हमारा जब मेन फोकस इस पे होता है ना LHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालने में, तो इधर हम गलती कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
R1 माइनस 3R2, तो देखिए 1, ठीक है, और -3 का मल्टीप्लाई किया तो +6, 1 + 6 यानी 7, ठीक है। -1, अच्छा इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, -1 -9 -10। सेकंड में तो कुछ किया ही नहीं हमने, -2 3। ए किस फॉर्म में आ गया भाई? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, ठीक है ना। ये बी है, बी ए क्या लिखा है? In the same order, we apply elementary row operations on I to convert it into matrix B. हमने मैट्रिक्स B में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। Then A इनवर्स इज इक्वल टू B। तो B कौन सा है? ये देखिए I है, ये B है, और वो A है ना। तो A इनवर्स इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 - 2 -10 3। यही आपका इसका इनवर्स मैट्रिक्स है। बात समझ में आई? ठीक है ना। ये चीज हो गई, ध्यान दीजिए। तो बात ये हो रही थी कि हमारी मैट्रिक्स ए है, अगर हम ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं तो हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आपने ए को ए आई लिखा, ध्यान रखिए क्या लिखा? ए इज इक्वल टू ए आई लिखा, तो फिर आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ठीक वैसे ही जैसे इसमें, इस क्वेश्चन में हमने आर की प्रॉपर्टी लगाई है सब जगह, ठीक है ना। किसकी प्रॉपर्टी लगाई हमने? आर की प्रॉपर्टी लगाई है, यानी रो की प्रॉपर्टी लगाई है, और लास्ट में हमने रिजल्ट निकाला है, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू बी ए। वैसे ही ठीक अगर आपने ए इज इक्वल टू ए आई लिखा, ठीक है ना, तो हम शुरू से लेकर के लास्ट तक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी क्या है? इफ वी राइट ए इज इक्वल टू ए आई देन अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है ना। इस मतलब हम कॉलम के ऑपरेशंस इस्तेमाल करेंगे। बात आई समझ में? ठीक है। एक लास्ट क्या है कि इफ ऑन अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए वी ऑब्टेन all zeros in one or more rows or column, then we say that A inverse does not exist। अगर आपने इस तरीके से एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाए, मतलब A इज इक्वल टू आई ए लिखा तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ध्यान दीजिए, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अगर आपने A इज इक्वल टू आई ए लिखा तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर आपने A इज इक्वल टू ए आई लिखा तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। आपने सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू आई ए लिखा और एक दो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद, यानी एक या दो स्टेप के बाद किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नोट कीजिए इसे। अब देखिए, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू 6 - 3 - 2 आई, हमने क्या लिखा? A इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो A लिख दीजिए 6 - 2 - 3 1। अच्छा, इससे पहले वाला जो एग्जांपल किया था वो हमने रो वाले से किया था। अब मैं ए आई लिख करके करता हूं। चल ए आई, ठीक है, और इसे भी ए, यानी ए, और ये 6 - 2 - 3 1, सॉरी 0 लिखना है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना है 1 0 0 1, ठीक है। अब इसमें किसकी प्रॉपर्टी लगेगी? A इज इक्वल टू ए आई लिखा है। इफ वी राइट A इज इक्वल टू ए आई देन अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो अब हमें कौन सा करना है? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं देखिए,
C1 में एक प्रॉपर्टी लगाता हूं। क्या लगाता हूं कि अब तो कॉलम की लगानी है भाई, उसमें रो की लगाई थी, अब कॉलम की लगानी है। रो मतलब हंस करके ही लगानी है, ठीक है ना। अब देखिए मैं ऐसा करता हूं इसमें, यानी C2 में, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई करके C1 में प्लस कर देता हूं। कितना आ जाएगा देखिए, मैंने कहा ना अगर आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, गलती होती है, तो आप ऐसे लिख लिया करें जैसे C1, ये C1 यानी 6, ठीक है, प्लस 2 इंटू -3 कितना आ गया 0, -2 प्लस 2 इंटू 1 ये भी कितना हो गया 0 हो गया। इसमें कुछ किया नहीं हमने, इधर लगा दीजिए सेम इधर, तो पहले A है ना 1 0, तो देखिए ये 1 है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 1 ही आएगा। इसमें 0 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 यानी 2, बाकी इसमें कुछ किया नहीं है। क्या आ गया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम C1 आर 0। C1 कॉलम के सभी एलिमेंट्स कैसे हैं 0 हैं। तो क्या कहती है अपनी प्रॉपर्टी, if on applying one or more elementary row or column operations on A, we obtain all zeros in one or more row columns, then we say that A inverse does not exist. It means does not exist। ठीक है, इस तरीके से ये हमने बता दिया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपने A इक्वल टू AI लिखा है तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है, नोट कीजिए।